दौसा में फिल्मी स्टाइल में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। ट्रक ड्राइवर और खलासी से 20 लाख की लूट की गई है। हाईवे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने यह वारदात की। पीड़ितों ने पुलिस में अब शिकायत दर्ज करवा दी है। जरिए टेलीफोन सुबह करीब 5-6 बजे एक सूचना मिली थी कि एक ट्रक जो नदबई भरतपुर से जयपुर की तरफ जा रहा था, इस ट्रक को स्कॉर्पियो सवार 5-7 लोगों ने कल रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे रुकवा लिया और इस ट्रक जो ड्राइवर और खलासी थे उनको बंधक बना के पहले तो जयपुर की तरफ ले गए और फिर बाद में उनको डीग और गोवर्धन जो है उसके बीच में कहीं छोड़ के और चले गए। मरुधरा में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन बेहाल है। सुबह और शाम चारों ओर कोहरे की घनी चादर छा जाती है। इससे रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर मरुधरा में मौसम के मार की 6 तस्वीरें। अजमेर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सीकर की तस्वीरें, जहां सर्दी और शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। चार तस्वीरें और टीवी स्क्रीन पर। शीतलहर से ठंड में इजाफा। श्रीगंगानगर, सीकर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ की तस्वीर। मरुधरा में मौसम की मार बदस्तूर जारी है। श्रीगंगानगर में सर्दी की तलखी बरकरार है। वहीं सीकर जिले में बरसात के बाद हुई नमी ने ठिठुरन बढ़ा दी। उधर डूंगरपुर जिले में मावठे की बारिश का दौर शुरू हुआ, जो कई घंटों तक चलता रहा। जिले की खेती के लिए मावठा अमृत बनकर बरस रहा है। चौथी और आखिरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ जिले की। यहां बारिश के चलते जनजीवन खासा प्रभावित रहा। एक तरफ शीतलहर और बारिश से पारे में गिरावट हुई है, तो दूसरी ओर कोहरे ने भी लोगों की मुसीबतों में इजाफा कर दिया। अजमेर में लगातार 5वें दिन घना कोहरा छाया रहा। वहीं भरतपुर में भी कोहरे ने कहर बरपा रखा है। तीसरी और आखिरी तस्वीर अलवर की है। यहां कोहरे ने पूरे जिले को अपने आगोश में ले रखा है। तीनों तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। कोहरे का कहर। चलिए मौसम के मिजाज जान लेते हैं। सहयोगी सौरभ जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सिरोही से शरद टाक और जैसलमेर से सिकंदर शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर आपको ले चलते हैं। सौरभ, मावठा, बारिश, सर्दी, कोहरा और आम जनजीवन अस्त व्यस्त, क्या कह रहा है मौसम विभाग? जी बिल्कुल, प्रदेश भर में मौसम जो है वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। राजधानी जयपुर में भी पिछले 2 दिनों से सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। पहले एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस प्रकार का मौसम इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सुबह के करीब 7 बजे का समय हो। इस प्रकार का लोगों को महसूस जो है वो इस वक्त हो रहा है। पूरा शहर जो है वो बादल छाए हुए हैं और सर्द हवाएं जो है वो लोगों को परेशान कर रही हैं। दरअसल ये एक नया एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है कल से, और उसके कारण से इस प्रकार के मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के जो अधिकांश हिस्से हैं वहां पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज इस प्रकार का मौसम और रहने की संभावना है। कल से मौसम जो है वो साफ हो जाएगा, लेकिन साफ होने के साथ लोगों की मुश्किलें और बढ़ाने वाला है, क्योंकि तापमान में कल से और गिरावट जो है वो शुरू होने वाली है। 11 और 12 जनवरी को राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। यानी पिछले एक सप्ताह से जिस प्रकार से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, अधिकांश हिस्सों में 10 डिग्री से ज्यादा तापमान बना हुआ था, अब जाकर जो है वो फिर से तापमान में गिरावट का जो दौर है वो देखने को मिल रहेगा। लेकिन आज जिस प्रकार का मौसम बना हुआ है उसके कारण से गलन का एहसास जो है वो लोगों को बना हुआ है। यही कारण है कि बिल्कुल पैक्ड होकर गर्म कपड़ों में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। शरद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। माउंट आबू को तो वैसे भी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। शरद,
क्या कुछ यहाँ के हालात सर्दी के सिरोही में, और किस तरह से लोग सर्दी से बचाव के जतन करते दिखाई दे रहे हैं? जी सुमित, बताऊं कि जो राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, वहां पर आज 7वें दिन भी 0 डिग्री का टेम्परेचर रहा है और बर्फ जमी पहाड़ी इलाकों में और घर के बाहर जो वाहन पड़े हैं उन पर भी बर्फ देखने को मिली है। और 0 डिग्री पर जहां जमाव बिंदु हो जाता है तो बर्फ बढ़ना स्वाभाविक है। और सिरोही जिला मुख्यालय की बात करें तो 11 डिग्री का टेम्परेचर है। 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, सीधा ले चलते हैं। भव्य स्वागत करने का अवसर भी मिलेगा। बीते वर्ष में प्रवासी भारतीयों ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान को और मजबूत किया है। साथियों, मेरी बीते महीनों में दुनिया के अनेक हेड्स ऑफ द स्टेट से चर्चा हुई है। स्टेट हेड्स ने इस बात का विशेष तौर पर जिक्र किया कि कैसे उनके देश में प्रवासी भारतीय डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सामान्य भारतीय नागरिकों द्वारा किस प्रकार से सेवा हुई है। चाहे मंदिर हो, चाहे हमारे गुरुद्वारे हो, चाहे लंगर की हमारी महान परंपरा हो, हमारी अनेक छोटे मोटे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठनों ने सेवा भाव में अगुवाई की है और हर नागरिक की सेवा करने का काम इस कठिन परिस्थिति में भी किया है। ये दुनिया के हर देश में जब मुझे सुनने को मिलता है, कितना गर्व होता है। और आप अंदाज लगा सकते हैं, जब फोन पर मैं आपकी प्रशंसा सुनता था और दुनिया के हर नेता काफी समय आप ही के गुणगान करता था, और ये बात जब मैं हमारे साथियों से बांटता था, हर किसी का मन खुशियों से भर जाता था, गौरव होता था। आपके ये संस्कार दुनिया के हर कोने में उजागर हो रहे हैं। कौन भारतीय होगा जिसको अच्छा न लगता होगा। आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं वहां ही नहीं बल्कि भारत की कोविड से चल रही लड़ाई में भी हर प्रकार से सहयोग किया है। पीएम केयर्स में आपने जो योगदान दिया वो भारत में हेल्थ इंफ्रा उसको सशक्त करने में काम आ रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, भारत के महान संत और दार्शनिक संत तिरुवल्लुवर ने दुनिया के सबसे प्राचीनतम भाषा, और ये हम गर्व से कहना चाहिए, दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा तमिल, उस तमिल भाषा में संत तिरुवल्लुवर जी ने कहा है, के डरियाक केट इड्डुतम वंड्रगुंडा नांडेनप नाटिन तलई। इसका भाव है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भूमि वो है जो अपने विरोधियों से बुराइयां नहीं सीखती और जो अगर कभी कष्ट में भी आई तो दूसरों के कल्याण में कोई कमी नहीं करती। साथियों, आप सबने इस मंत्र को जी करके दिखाया है। हमारे भारत की हमेशा यही विशेषता रही है। शांति का समय हो या संकट का, हम भारतीयों ने हर परिस्थिति का हमेशा डट करके मुकाबला किया है। इस वजह से इस महान भूमि को लेकर एक अलग व्यवहार हमने देखा है। जब भारत ने कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध मोर्चा खोला तो दुनिया के अनेक देशों में आजादी के संघर्ष के लिए ये प्रेरणा बन गया। जब भारत टेररिज्म के सामने खड़ा हुआ
तो दुनिया को भी इस चुनौती से लड़ने का नया साहस मिला। साथियों, भारत आज करप्शन को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। लाखों करोड़ों रुपए जो पहले तमाम कमियों की वजह से गलत हाथों में पहुंच जाते थे, वो आज सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा, भारत ने जो नई व्यवस्थाएं विकसित की हैं, उनकी कोरोना के इस समय में वैश्विक संस्थाओं ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से गरीब को एम्पावर करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है, उसकी चर्चा विश्व के हर कोने में है, हर स्तर पर है। भाइयों और बहनों, हमने दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में डेवलपिंग वर्ल्ड का कोई देश भी लीड ले सकता है। आज भारत का दिया वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये मंत्र दुनिया को भी अपील कर रहा है। साथियों, भारत का इतिहास गवाह है कि भारत के सामर्थ्य, भारतीयों के सामर्थ्य को लेकर जब भी किसी ने आशंका जताई, सारी आशंकाएं गलत साबित हुई है। गुलामी के दौरान विदेश में बड़े बड़े विद्वान कहते थे कि भारत आजाद नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बहुत बटाव हुआ है। वो आशंकाएं गलत साबित हुई और हमने आजादी पाई। साथियों, जब भारत को आजादी मिली तो ये भी कहा गया कि इतना गरीब और इतना कम पढ़ा लिखा भारत, ये भारत तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, डेमोक्रेसी तो यहां असंभव है। आज की सच्चाई यही है कि भारत एकजुट भी है और दुनिया में डेमोक्रेसी अगर सबसे मजबूत है, वाइब्रेंट है, जीवंत है, तो वो भारत ही है। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद ही दशकों तक ये नैरेटिव भी चला कि भारत गरीब, अशिक्षित है, इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं कम आंकी गई। आज भारत का स्पेस प्रोग्राम, हमारा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में अग्रणी है। कोविड की चुनौती के साल में भी कई नए यूनिकॉर्न्स और सैकड़ों नए टेक स्टार्टअप्स भारत से ही निकल करके आए हैं। फ्रेंड्स, पैंडेमिक के इस दौर में भारत ने फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारी क्षमता क्या है। इतना बड़ा देश, डेमोक्रेटिक देश, जिस एकजुटता के साथ खड़ा हुआ, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। पीपीई किट्स हो, मास्क हो, वेंटिलेटर्स हो, टेस्टिंग किट्स हो, ये सब भारत बाहर से ही मंगाता था। आज इस कोरोना कालखंड में ही उसने अपनी ताकत बढ़ाई और आज भारत न सिर्फ इनमें सेल्फ रिलायंट बना है, बल्कि इनमें से कई प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करने लगा है। आज भारत दुनिया के सबसे कम फैटेलिटी रेट
और सबसे तेज रिकवरी रेट उन देशों में भारत एक है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। साथियों, इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने जो सीखा है वही अब फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।